सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको सोशियोलॉजी का सेकंड पार्ट में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है सामाजिक संरचना एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक संरचनाएं क्या होती हैं? सबसे पहले हमें ये समझना है कि सामाजिक संरचना जो हमारा समाज है उसमें व्यवस्थित रूप से कुछ संरचनाएं होती हैं, जैसे कि हमारे मूल्य, आदर्श और कुछ हमारी भूमिकाएं जो होती हैं लोगों की, वो स्थितियां, लोगों का स्तर किस प्रकार का है और उनकी परिवार के अंदर या किसी के अंदर भी उसकी स्थिति किस प्रकार की है। इस विभिन्न स्तर पर जो विभिन्न अंग हैं, जैसे हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट्स होते हैं, उससे मिलकर एक शरीर बनता है, वैसे ही सारी चीज़ें, प्रथाएं हैं, हमारी रहन सहन है, हमारा ढंग है, इन सब व्यवस्थाओं से मिलकर एक सामाजिक संरचना तैयार होती है। सामाजिक संरचना जो हमारी समाज के अंदर बनी हुई होती है, इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक नियंत्रण बना रहता है, एक स्थिति, एक समाज आगे तक चलने के लिए व्यवस्थित रूप धारण करता है। जैसे कि हम मान लीजिए हमारा एक घर, हमारे घर में जो व्यवस्थाएं बनी हुई होती हैं, एक संरचना होती है कि जब बच्चा जन्म लेता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका पालन पोषण होता है, बाद में वह विद्यालय जाता है और जब वह बड़ा हो जाता है फिर उसका विवाह होता है और एक नया परिवार बनता है। इसी प्रकार से समाज के अंदर भी ऐसी ही व्यवस्थाएं होती हैं, संरचना बनती है और उन संरचनाओं से ही वो चलता है। रैडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि संरचना की परिभाषा इकाइयों की, जो इकाइयाँ बताई थी, जैसे आदर्श थे, नैतिकता थी और अन्य व्यवस्थाएं थी, उन इकाइयों के पारस्परिक संबंध का एक पुंज है। पुंज मतलब सबका मिलाकर एक समाज की संरचना तैयार हुई है। इसी प्रकार से कार्ल मैनहीन ने कहा है कि सामाजिक संरचना अंतःक्रियाएं कौन सी? इंटरेक्शन, अंतःक्रिया, हमारे अंदर जो अंतःक्रिया होती है वो, उसके द्वारा अंतःक्रिया सामाजिक शक्तियों का जाल है। जो हमारे अंदर अंतःक्रिया होती है जिससे हम कार्य करते हैं, वो सारी चीज़ों की जो शक्ति है वही, और उसका विभिन्न प्रकार की अवलोकन तथा विचार पद्धतियों का जन्म होता है, इसको सामाजिक संरचना कहते हैं। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें एक और परिभाषा बताते हैं हम आपको, हैरी एम जॉनसन की। किसी भी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी अंतः संबंधों को कहते हैं। ये सामाजिक संरचना की परिभाषाएं हुई, जिससे आपको सामाजिक संरचना का अर्थ पता चला। इसके 3 तत्व होते हैं। सामाजिक संरचना के तत्व कितने हैं? 3 तत्व हैं। सामाजिक आदर्श, समाज में विभिन्न प्रकार के समाज होंगे, उनके अपने अपने देशों में अपने अपने प्रकार के आदर्श होते हैं, तो उन आदर्श, विभिन्न प्रकार के आदर्श। दूसरा है सामाजिक स्थिति, समाज में क्या स्थिति है। जो सामाजिक संरचना है, लघुतम इकाई है, छोटी छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक ये पूरी एक ढांचा तैयार हुआ है, उसे सामाजिक स्थिति बनी है। तीसरा है सामाजिक भूमिका। सामाजिक भूमिका वह स्थिति जो गत्यात्मक मतलब गतिशील है, आगे भूमिका बढ़ रही है और जिससे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले आवरण का पता चलता है। वह व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर स्थानांतरित होती जाती है। अब बात आती है कि सामाजिक संरचना की क्या विशेषताएं हैं, सामाजिक संरचना क्यों तैयार की जानी चाहिए और सामाजिक संरचना के द्वारा समाज में क्या स्थितियां बनती हैं। इसकी पहली विशेषता है, तो सामाजिक संरचना जो है वो अमूर्त है। ये संरचना दिखाई देने वाली नहीं है, अर्थात ये अमूर्त है। समाज भी अमूर्त है
और समाज की जो सामाजिक संरचना है वो अमूर्त है, जबकि सामाजिक प्रक्रिया जो आएगी वो अमूर्त नहीं होगी, क्योंकि प्रक्रिया गत्यात्मक है, कार्य करने वाली है, लेकिन सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। दूसरा आता है समाज में के बाह्य ढांचे का बोध होता है। समाज का जो बाहर का जो उसका ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि समाज किस प्रकार का है। जैसे कि समाज में जब हम निकलते हैं, बाहर निकलते हैं और एक दूसरे से जो संपर्क हमारा जुड़ता है, तो उससे हमें अपने समाज की स्थिति का पता चलता है, उसके ढांचे का पता चलता है और उसी प्रकार से प्रक्रियाएं की जाने लगती हैं। तीसरी बात आती है, इसकी जो विशेषता है वो है स्थिर धारणा। स्थिर धारणा का तात्पर्य हुआ कि इसमें बहुत लंबे समय तक कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि भारतीय समाज ही ले लीजिए उदाहरण के रूप में, कि भारतीय समाज में जितने भी, जैसे कि हमारे जो क्रियाकलाप हैं, परंपराएं हैं, वो सारी परंपराएं और क्रियाकलाप हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले जा रहे हैं, उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? स्थिरता। ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं आता। जब परिवर्तन आता है, जब प्रक्रियाओं में कुछ परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाते हैं, तब सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। नहीं तो सामाजिक संरचना बहुत लंबे टाइम तक एक प्रकार की परमानेंट रहती है। चौथा है प्रत्येक समाज की संरचना में भिन्नता। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी, जैसे कि एक किसी भी देश की जो सामाजिक संरचना होती है वो दूसरे देश की भी वैसी ही हो, वैसे ही आदर्श हो, प्रतिमान उसके वैसे ही हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं होता। तो किसी भी स्थान विशेष की, किसी भी समाज की जो संरचना है उसमें भिन्नता पाई जाती है, चाहे भाषाई भिन्नता हो, उनके रहन सहन की भिन्नता हो, उनके व्यवहार की भिन्नता हो, या उनकी किसी परंपरा की भिन्नता हो। पांचवा है कि सामाजिक व्यवस्था का आधार। यदि कोई समाज की व्यवस्थाएं, क्योंकि व्यवस्थाएं यदि रहती हैं तो समाज सुचारू रूप से चलता रहता है, अन्यथा व्यवस्थाओं के भंग हो जाने पर कोई ना कोई घटना निश्चित रूप से बन जाती है। तो इसमें सामाजिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके लिए सामाजिक संरचना की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि सामाजिक संरचना जिस प्रकार से हमारा शरीर है, विभिन्न प्रकार की विभिन्न हमारे अंग हैं और विभिन्न अंग कार्य करते हैं, एक पूरा शरीर उससे चलता है। तो ये जो व्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं, जिसका जो कार्य है वो कार्य कर रहा है व्यवस्थित रूप से, तो निश्चित रूप से वह कार्य होता रहेगा और वो पूरा शरीर चलता रहेगा। और किसी ने भी कार्य करना बंद किया या कार्य में कोई भी परिवर्तन आया तो उससे कोई ना कोई अच्छा या बुरा इफेक्ट निश्चित पड़ेगा और कोई घटना प्रकट निश्चित होगी और परिवर्तन आएगा। अनेक उप संरचनाएं, मतलब एक सामाजिक संरचना के अंदर अनेक संरचनाएं हैं। उन संरचनाओं के जोड़ से ही एक समाज में एक सामाजिक संरचना तैयार होती है। अब हम आपको बताएंगे कि सामाजिक स्थिरीकरण किसे कहते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता ऐसी सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज में पाई जाती है। प्रत्येक समाज, चाहे वह जातिगत हो या वर्ग से हो, प्रत्येक समाज के अंदर ऐसी प्रक्रिया होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति तथा एक निश्चित आय वाले समूह जिनकी वर्ग क्षय हो जाता है, वहाँ जाति कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, और वर्ग क्षय हो जाता है तो उसमें जाति की विशेषता नहीं रहती, उसमें वर्ग की रहती है कि उच्च वर्ग का है या निम्न वर्ग का है, उसकी आर्थिक स्थिति के कारण, आर्थिक परिस्थिति के कारण। विभिन्न जातियों एवं वर्गों का सामाजिक स्तर एक जैसा तो नहीं होता है, इसमें संतरण पाया जाता है। इसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। किसी भी समाज के अंदर सामाजिक स्थिति व्यक्ति की जो बनती है वो जाति से होगी या वर्ग से बनती है। सदरलैंड ने कहा है कि साधारणतः स्थिरीकरण अंतःक्रिया तथा विभेदीकरण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा
कुछ व्यक्तियों को दूसरों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है, अर्थात उसका स्तरीकरण हो जाता है और उच्च स्थिति में वह आ जाता है। ये हो गई वर्गशः सामाजिक स्त्रीकरण। अब बात आती है कि सामाजिक संरचना जो है उससे समाज बना, तो सामाजिक प्रक्रिया क्या है, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। सामाजिक संरचना उस प्रकार की होती है जैसे कि जब संसद में व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थाओं को बनाने वाली, मतलब समाज में व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, संरचना बनी हुई है, अब उनको गत्यात्मक रूप देना, उसको गति प्रदान करना, ये सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे ज़्यादा अंत्यक्रिया होती है। अंत्यक्रिया मतलब हमारी जो इंटरेक्शन है, मतलब हमारा जो फील है करना। अब फील करते हैं हम, तो उसमें दो प्रकार का भी हो सकता है, मतलब हम अंदर से फील किसी के लिए अच्छा करते हैं तो सहयोग की भावना उत्पन्न होती है उससे, और यदि हम उसके लिए गलत फील करेंगे तो हम संघर्ष की भावना अंदर से उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से अंत्यक्रिया उसमें होती है। अंत्यक्रिया करने के बाद ही बाहर से वो क्रिया प्रारंभ हो जाती है। आपने देखा होगा, आप जब आपस में वार्तालाप करते हैं क्लास में, तो आप फ्रेंडशिप भी करते हैं और उससे आप एक दूसरे को कॉपी देना लेना ये सब आपका चलता रहता है, खाना पीना सब चलता रहता है और आप एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। किंतु यदि किसी की द्वेष भावना आई, लड़ाई हुई, तो क्या करते हैं, दूर दूर बैठ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, उसकी बातों की आलोचनाएं करते हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं। तो ये सब क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। समाज के अंदर भी यही सब होता है, जो आप छोटी छोटी स्थानों पर जो देखते हैं वो होता है। तो सहयोग और संघर्ष की भावना इसमें बहुत ज़्यादा व्याप्त होती है। सामाजिक संरचना की परिभाषा, ये गिलिंड एंड गिलिंड की परिभाषा है कि सामाजिक प्रक्रिया से हमारा अभिप्राय अंत्यक्रिया के उन तरीकों से है जिनका हम जब व्यक्ति और समूह मिलते हैं और संबंधों की व्यवस्था स्थापित करते हैं, या जब जीवन के पूर्व प्रचलित तरीकों में परिवर्तन के कारण अव्यवस्था उत्पन्न होती है, अवलोकन कर सकते हैं। अतः इसमें भी जो हमने बताया था आपको कि अंत्यक्रिया में अच्छा या बुरा दोनों ही प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत चलती है। ये सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। अब आती है सामाजिक प्रक्रियाओं की क्या विशेषताएं हैं। सामाजिक प्रक्रिया की सबसे पहली विशेषता है कि ये घटनाओं से संबंधित होती हैं, क्योंकि ये एक मूवमेंट जो होते हैं समाज के अंदर, जिस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, अंत्यक्रियाएं जिस प्रकार की होती हैं, वैसे ही घटनाएं घटित होती हैं। तो ये रिलेटेड किससे हुआ, सामाजिक घटनाओं से। दूसरा है इसका निश्चित क्रम। निश्चित क्रम होता है सामाजिक प्रक्रियाओं का, क्या और कैसे किया गया सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है। तीसरा है पुनरावृत्ति, कि जो प्रक्रिया एक बार की गई है समाज के अंदर, वो प्रक्रिया दोबारा नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वह प्रक्रिया फिर दोबारा होगी, फिर दोबारा होगी, और चाहे उस प्रक्रिया में परिवर्तन भले ही क्यों ना आ जाए, लेकिन प्रक्रिया निरंतर रूप से वैसी ही चली जाती है। और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का जब परिवर्तन आता है तो घटना से प्रघटनाएं और भी बढ़ सकती हैं, लेकिन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनरावृत्ति निश्चित होती है। चौथा आता है पारस्परिक संबद्धता। प्रक्रिया करने के लिए व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, उसके लिए आवश्यक है कि समाज के जितने भी लोग हैं उनसे पारस्परिक संबंध निश्चित रूप से जुड़ेगा। उन जुड़ने से सामाजिक जो क्रमबद्ध रूप से संबद्धता रहती है एक दूसरे से, वो उस सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। निरंतरता, और इसमें क्योंकि ये प्रक्रिया सतत है, प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए इसमें निरंतरता बनी रहती है। छठा है विशिष्ट परिणाम, और फिर इन प्रक्रियाओं के करने से विशिष्ट परिणाम निकलते हैं, और वो परिणाम ही आगे के समाज को नया स्वरूप देते हैं। अगला है अनेक रूप, और इस प्रक्रिया के अनेक रूप होते हैं।
जिनमें समाज में सहयोग, संगठन का क्रम या असहयोग, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। अगला है अन्योन्याश्रितता। अन्योन्याश्रितता मतलब दूसरे पर हम निर्भर हों। कभी भी समाज के अंदर जो भी प्रक्रिया हम करना प्रारंभ करते हैं तो बिना दूसरे के आश्रितता के हम कोई भी प्रक्रिया नहीं कर सकते। ये तो आप ही समझ सकते हैं कि मान लीजिए यदि आपको कपड़े की आवश्यकता है तो कपड़े वाली दुकान पर आपको जाना ही होगा, और कपड़े वाला भी अपने आप में पूर्ण नहीं, वह भी किसी फैक्ट्री से ही कपड़े लेकर आएगा। अर्थात आप अन्योन्याश्रित, दूसरों पर आश्रित हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर आश्रित है, पूरा समाज एक दूसरे पर आश्रित है। इस प्रक्रिया में जितनी भी प्रक्रिया समाज के अंदर होगी वो दूसरे पे आश्रित होकर ही होती है, स्वयं अकेला नहीं हो सकता। क्योंकि मैकइवर और पेज ने खुद कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक दूसरे से ही कार्य संपन्न करके एक समाज की स्थापना की जा सकती है। अगला है संरचना और कार्यों से संबंधित। इसकी सामाजिक प्रक्रिया की संरचना जो सबसे पहले हमने आपको बताई थी वो संरचना और उसकी प्रक्रिया से ही संबद्ध रहती है। तो ये हमने आपको सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रक्रिया के बारे में बताया। अब हम आपको थोड़े से लघु उत्तरीय प्रश्न देंगे जिन प्रश्नों के उत्तर आपको करने होंगे। सबसे पहले प्रश्न है कि सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं और सामाजिक संरचना की क्या विशेषताएं हैं। दूसरा प्रश्न आएगा कि सामाजिक प्रक्रिया क्या है और सामाजिक प्रक्रिया की विशेषताएं क्या हैं। इसमें सहयोग और संघर्ष में क्या अंतर है, दोनों का अंतर बताना होगा। थैंक यू।